टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसके हिसाब से इसे तैयार किया गया है। ये संपूर्ण गाइड है। इसमें आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ में 4 शॉर्ट पेपर मिलेंगे और 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इस बुक को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की चक्षु प्रकाशन की और भी बुक्स आती हैं, जैसे अभी आप लोग संपूर्ण गाइड देख रहे थे। इसी तरीके से इनका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, 4 शॉर्ट पेपर मिलते हैं और 1950 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहें तो इस बुक को भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, तैयारी को और अधिक बेहतर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की ही। ये आज ही का समाचार पत्र है। पीईटी को लेकर के बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं कि आखिरकार पीईटी में पीटी पास कुछ ही विद्यार्थियों को यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों में मौका दिया जाता है। आखिरकार पीईटी का उद्देश्य क्या है? क्या ये स्क्रीनिंग टेस्ट है? जबकि यूपीएससी का जो सीसेट होता है वहाँ पर एक मिनिमम कट ऑफ लगता है 33% का। तो आखिरकार इसमें क्यों नहीं हो सकता इस तरीके से कि एक निश्चित कट ऑफ लगा दिया जाए जैसे टीईटी वगैरह में होता है और उससे ज़्यादा के जो विद्यार्थी हैं वो सभी परीक्षा में बैठ सकें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी की स्क्रीनिंग व नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने करण यादव व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त निर्धारित की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिलाषा पांडेय ने दलील दी कि पीईटी का उद्देश्य केवल अभ्यर्थियों की पात्रता तय करना है, केवल पात्रता तय करना है, जैसे टीईटी होता है उस तरीके से। और यहाँ पर जो पीईटी होता है, इनका कहना ये है विद्यार्थियों का कि ये अर्हता परीक्षा है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। और एलिजिबिलिटी का मतलब होता है केवल आप इस भर्ती के योग्य हैं या नहीं है, जिस तरीके से टीईटी होता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, लेकिन इसको स्क्रीनिंग टेस्ट बना दिया गया है। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं आप लोग, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिलाषा पांडेय ने दलील दी है कि पीईटी का उद्देश्य केवल अभ्यर्थियों की पात्रता तय करना है कि आप इसमें भाग लेने योग्य हैं कि नहीं है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन के जरिए इसे स्क्रीनिंग परीक्षा का स्वरूप दे दिया गया है और इससे लगभग 80% पात्र अभ्यर्थी मुख्य भर्ती परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सीसेट केवल क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें से 33% अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी अगले चरण के लिए पात्र माने जाते हैं। इसके विपरीत यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी में न्यूनतम अर्हता निर्धारित नहीं है और बदलते कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन तथा श्रेणीवार स्क्रीनिंग के कारण अभ्यर्थियों के साथ में असमान व्यवहार भी हो रहा है। तो पीईटी के पूरे औचित्य पर यहाँ पर सवाल का निशान लगाया गया विद्यार्थियों के द्वारा और कोर्ट ने राज्य सरकार सहित सभी पक्षकारों को पीईटी से संबंधित शासनादेशों व नीतियों के साथ जवाब दाखिल करने तथा याचिकाकर्ताओं को 1 सप्ताह में प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। तो वास्तव में यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में समस्याएं तो बहुत हैं, केवल कुछ ही ऐसे विद्यार्थी हैं जो ज़्यादातर परीक्षा में बैठ पाते, नहीं तो सारे के सारे विद्यार्थियों का पूरा समय बर्बाद चला जाता है। अगर उनका पीटी खराब चला गया तो वो पूरा साल यूपी ट्रिपल एससी किसी भी भर्ती में बैठ नहीं पाते हैं। आप लोग भी अपने जो विचार है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ये मुद्दा मेरे चैनल के द्वारा कई बार उठाया गया है, अक्सर उठाया जाता रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में मिनिमम कट ऑफ रखा जाए मुख्य परीक्षाओं में और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी विद्यार्थियों को मिल सके। जब यूपी ट्रिपल एससी की बात चल रही है तो हम लोग एक और न्यूज़ देख लेते हैं, फिर चलते हैं हम लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग, वहाँ देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए लिखा है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से हाल ही में आयोजित 2 भर्ती परीक्षाएं जो भी हुई थी उनकी उत्तर कुंजी जारी करते हुए उस पर 21 जुलाई तक आपत्तियां मांगी हैं। आयोग की ओर से दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय में शिक्षक संवर्ग व सहायक बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती की उत्तर कुंजी जारी हुई है और आयोग के परीक्षा नियंत्रक सुभाष प्रजापति ने बताया कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर निर्धारित शुल्क जमा करके अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। और अगली सूचना है ये शिक्षा सेवा चयन आयोग
लिखा हुआ है ओएमआर भरने में त्रुटि से 50,000 से अधिक अभ्यर्थी बाहर, अभ्यर्थियों की अपील और आयोग को रुख। और टीजीटी में भी बहुत सारे विद्यार्थियों की ओएमआर गलत भरी गई हैं और टीईटी में भी बहुत सारे विद्यार्थियों से गलतियां हुई हैं। समाचार पत्र में ये भी लिखा हुआ है कि जो सालों से पढ़ा रहे हैं जो शिक्षक, ये देखिए वो भी नहीं भर पाए। शिक्षक अभ्यर्थी जिनको टीटी करने के लिए कहा गया था, पुराने शिक्षक जो 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं, उनसे भी गलतियां हुई हैं। आयोग ने दो टूक साफ कह दिया है कि गलत उम्र भरा तो उसमें कोई मूल्यांकन नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी मैं कहता हूं वही होता है, वही होगा। मैंने कई बार आप लोगों से कहा कि ओएमआर में आप लोग कोई भी गलती मत किया करिए, इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। एक ओएमआर और दूसरा जो आप लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं। लिखा इसमें कि कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों ने उप सचिव संजय कुमार सिंह से मिलकर के बताया कि ओएमआर सीट में कुछ काला में हुए अनजाने में काला नहीं कर पाए। कुछ ने विषय चयन में त्रुटि हो जाने से तो कई ने भाषा 2 वाला कॉलम भरना छोड़ दिया। मामले में उप सचिव ने बताया कि अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट भरने के संबंध में आवश्यक जानकारी पूर्व में ही उपलब्ध करा दी थी। कैसे फॉर्म भरना है, कैसे नहीं भरना है। ओएमआर शीट का मूल्यांकन स्कैनिंग करके किया जाएगा। इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें शुचिता प्रभावित हो सकती है। नियमानुसार ऐसी ओएमआर शीट का मूल्यांकन नहीं हो सकेगा, भले ही वो शिक्षक अभ्यर्थी है। चाहे शिक्षक हो चाहे कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा ना अभी तक, वीडियो को सभी विद्यार्थी लाइक कर दें। और ये लिखा हुआ है कि सूत्रों के अनुसार जनवरी से जुलाई के बीच में 50,000 से अधिक विद्यार्थियों ने त्रुटियां करी हैं। टीजीटी में भी जो विद्यार्थी बता रहे थे जिनका बहुत अच्छे नंबर हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसमें लिखा है कि इसमें हजारों शिक्षक, आईएएस, पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी शामिल हैं। ये खुलासा परीक्षा परिणामों और टीईटी के बाद आयोग कार्यालय में आए प्रत्यावेदनों से हुआ है। हाल ही में टीईटी परीक्षा में करीब 18 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जबकि टीजीटी में 4,34,364 विद्यार्थी शामिल हुए थे। और सभी समाचार पत्रों में यही जानकारी दी गई है कि ये देखिए, ऐसे उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं होगा और इन त्रुटियों के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। टीजीटी को लेकर के और भी सूचना दी गई है, जैसे टीजीटी 2022 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 जुलाई तक चलेगा और जो विद्यार्थी बीच में नहीं आ पाए, किसी कारणवश तबीयत खराब हो गई है, तो आयोग के उप सचिव का बयान आया इस संबंध में कि वो 17 जुलाई को लास्ट बार उनको एक समय दिया जा रहा है। वो सभी विद्यार्थी 17 जुलाई को आ जाएं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें। इसके बाद उनको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। सीएम योगी का भर्तियों को लेकर के एक बयान है कि 9 साल में 9 लाख नौकरियां दी हैं। टीजीटी अंग्रेजी को लेकर के आज फिर से सुनवाई होनी है। लिखा टीजीटी के विवादित प्रश्नों पर आज फिर सुनवाई। जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से उसकी जानकारी दे दूंगा। लिखा टीजीटी अंग्रेजी विषय की परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्नों और पाठ्यक्रम से बाहर के सवाल के मामले में जानकारी न प्रस्तुत होने पर गुरुवार को सुनवाई का आदेश दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता से मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने को कहा गया। कोर्ट ने साफ किया कि निर्देश का पालन नहीं किया गया तो आयोग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने आदित्य कुमार सिंह 17 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका मुख्य रूप से प्रश्न संख्या 3 और नीचे लिखा है 11-12-100 के साथ पाठ्यक्रम से बाहर पूछे गए एक प्रश्न को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने बीते सोमवार को सुनवाई करते हुए आयोग के अधिवक्ता को विवादित प्रश्नों के संबंध में निर्देश प्राप्त करने का आदेश दिया गया है। चूंकि यहाँ पर बुधवार को जब सुनवाई हुई थी तो आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उनके पास फिलहाल ऐसे कोई निर्देश उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि गुरुवार को अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन होना है। यदि उनके दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया गया तो याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी और उनको नुकसान हो जाएगा। कोर्ट ने मामले की गंभीरता और तत्कालिकता को देखते हुए मामले को सुनवाई के लिए गुरुवार 10 बजे सूचीबद्ध कर दिया है। पॉलिटेक्निक काउंसलिंग का तीसरा चरण आज से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस यूपीएचजीएस 2023 की प्रत्यक्ष भर्ती एवं सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की मुख्य लिखित परीक्षा यानी मेंस में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड 20 जुलाई से हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता की मांग की है विद्यार्थियों ने। लिखा है कि आयोग ने साक्षात्कार के लिए जो रोल नंबर जारी किए हैं लेकिन फाइनल उत्तर कुंजी और कट ऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किए हैं। इससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। इन मांगों को लेकर के 15 जुलाई को सुनील मौर्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचा और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे सीजेपी की भूख हड़ताल स्थल पर अपने मुद्दे उठाए। जौहर विश्वविद्यालय पर चलेगा बुलडोजर। ये आप लोग ये देख सकते हैं, सपा के कद्दावर नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों पर बुलडोजर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने विश्वविद्यालय परिसर में बने 40 में से 38 भवनों को बिना नक्शा पास
किराए बनाने पर अवैध मानते हुए प्रबंधन को 20 दिन में खुद हटाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं होने पर प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त कराने और इस पर आने वाला खर्च वसूलने का आदेश दिया है। आप लोगों के क्या विचार हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अवश्य बताएं। और अब इसमें 2500 जो विद्यार्थी हैं पढ़ रहे हैं उनके भविष्य पर सवाल हो गया है और किसी ऐसे विश्वविद्यालय पर ऐसी कार्रवाई होना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। लखनऊ विश्वविद्यालय में आवेदन की डेट बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थी अब 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पीएचडी रेगुलर पार्ट टाइम के लिए भी 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। केकेसी ने बीए, बीकॉम, बीएससी के प्रवेश फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख भी बढ़ाकर के 18 जुलाई कर दी है। एसएससी सीजीएल 2026 में 31 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं। ये अलग अलग वर्ष का आंकड़ा है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 22 में 34 लाख आवेदन हुए थे। पदों की संख्या भी ज़्यादा थी, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 36,000 पद थे तो आवेदन भी ज़्यादा आ गए थे। 23 में ये देख सकते हैं आप लोग 24 में 36 लाख, 25 में 28 लाख और 2026 में 30 लाख आवेदन आए हैं। तो जब पदों की संख्या ज़्यादा रही तब तब आवेदन ज़्यादा आते रहे हैं। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में प्राय स्नातक की प्रवेश शुरू हो गए हैं। वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए, बीएड प्रवेश पंजीकरण की अंतिम तारीख 18 तारीख तक बढ़ा दी गई है। चलिए कुछ वैकेंसी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए लिखा है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के पदों में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। 29 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 6,557 पदों पर यह भर्ती आई है। वेबसाइट है rrbapply.gov.in। एक और वैकेंसी 1213 पदों पर आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड में जूनियर टेक्नीशियन कंसल्टेंट की वैकेंसी है। इसको भी आप लोग देख सकते हैं। 25 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इंडियन ओवरसीज बैंक में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली है 750 पदों पर। नीचे वेबसाइट है iob.bank.in। उत्तर प्रदेश में जनपद देवरिया के शहरी एवं ग्रामीण परिक्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के पदों पर महिला उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। 408 पदों पर यह वैकेंसी है। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। वेबसाइट यही है upanganwadi-bharti.in। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी भी आ गई है। स्नातक पास विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या 119 से 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से वैकेंसी है, गैर शैक्षणिक पदों पर है और इसमें जो पद हैं वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन, क्यूरेटर आदि के पद हैं 267। 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। jnu.ac.in से आप लोग जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड यानी कि IBPS से भी वैकेंसी निकली है 6,715 पदों पर और ये है बैंक पीओ की मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी है और 21 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो जिन विद्यार्थियों को बैंक पीओ के लिए आवेदन करना हो, असिस्टेंट बैंक मैनेजर बनना हो, तो वो विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। कुछ और वैकेंसी है वो और ये पूर्वोत्तर रेलवे, सीमांत रेलवे में वैकेंसी निकली अप्रेंटिसशिप के लिए 6,777 पदों पर। 19 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। वन रक्षक की वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 708 पदों पर यह वैकेंसी निकली है। पीईटी 25 पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। PDIL में 153 पदों पर वैकेंसी है। ग्रेजुएट डिप्लोमा इंजीनियर्स के पद हैं। 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ITAT में वैकेंसी निकली है सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी की। 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। पदों की संख्या 42 ही है। MPPCS से वैकेंसी निकली है 39 पदों पर। सहायक नगर नियोजक की वैकेंसी है। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है और भारतीय वन्य जीव संस्थान की भी 20 पदों पर वैकेंसी है। 28 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से कहूँगा कि इस वीडियो में अगर एक भी सूचना आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाएं।